सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी में अब आप आगे जब जैसे भी पढ़ोगे आपके फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और आगे की जितने भी प्रोविजंस हैं, हम वहाँ पे अमेंडमेंट की बात करेंगे। ठीक है, समटाइम सिंपल अमेंडमेंट, समटाइम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जैसे हमने कल पार्ट 1 किया था जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 1 to 4 किया था, तो उसमें हमने कहा था कि सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। फिर 368 से होने वाले जो भी अमेंडमेंट है उसके बारे में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में। तो देखो क्या चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है और जो 368 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो पहले हम इस बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम फिर अपने अगले नेक्स्ट पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इन सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अमेंडमेंट की, तो देखो अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जब हमें संविधान बना के दिया था उस टाइम पे, तो अम्बेडकर जी ने उस टाइम पे एक बात बोली थी कि हम ये नहीं कहते कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो परमानेंट है। नहीं, सिचुएशंस जैसे जैसे आएंगी उसमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियस ही बात है। इसलिए वो जरूरत के हिसाब से पार्लियामेंट को ये पावर देगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरी बात ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हमारे एक सिंपल प्रोसीजर है या फिर बहुत डिफिकल्ट है। और इसके लिए हम कंपेयर करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रोसीजर को दूसरी कंट्री से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिटेन से, अमेरिका से। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत ईजी है, क्योंकि वहां पे अगर पार्लियामेंट चाहे तो सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टीपल टाइम्स के लिए अमेंड कर सकती है। दूसरा, जैसे बात करें हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहां पे अमेंडमेंट की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा बोला जाए तो डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए आपको ना सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए आपके अपर हाउस लोअर हाउस में, बल्कि आपको 3/4 ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन भी चाहिए होती है। इसलिए वो प्रोसीजर वहां पे बहुत डिफिकल्ट है, जिसका एग्जाम्पल है कि जब से अमेरिका इंडिपेंडेंस उसने हासिल की, जब से उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तब से लेकर अब तक टोटल 27 जो हैं आपके वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसमें हुए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ कई बार ये माना जाता है कि बहुत सिंपल है इंडिया में अमेंडमेंट करना, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि आज तक अगर आपके 105 अमेंडमेंट तक हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत ईजी है। सम टाइम ऐसा माना जाता है कि अमेंडमेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए है, और प्लस जो ऐसे मामले जो कि फेडरल सिस्टम से रिलेटेड है या फेडरल इश्यूज से रिलेटेड है, जिसमें कि राज्यों के हित प्रभावित होते हैं, ऐसे मामलों में आपको ना सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, बल्कि हाफ ऑफ द स्टेट की रेक्टिफिकेशन भी चाहिए होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अमेंडमेंट के मेथड क्या है, यानी कितने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। देखो दो चीजें होती है, पहला है आपका इनफॉर्मल मेथड और दूसरा है फॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड का मतलब क्या होता है, देखो सम टाइम ऐसा होता है कि जब जुडिशरी के सामने कोई केस आता है, तो जुडिशरी उस पर्टिकुलर केस में संविधान में दिए गए किसी भी वर्ड की कोई मतलब निकालती है, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन निकालती है कि इस पर्टिकुलर दिए गए वर्ड का क्या मीनिंग है, और उसी को हम मान लेते हैं और इसी को मानते हैं इनफॉर्मल अमेंडमेंट। जैसे कि जो अगर आर्टिकल नंबर 21 में, जिसमें राइट टू लाइफ आपको अधिकार दिया गया है, जीवन जीने का अधिकार, तो उसमें है कि आपके जीवन जीने के अधिकार को प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा छीना जाएगा, किसी और के द्वारा नहीं। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस केसेस में ये चीज साबित की गई कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वो इक्वल है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, यानी कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो ब्रिटेन प्रणाली है वो नाम मात्र के लिए लिखी है, हम किसको फॉलो करेंगे, हम अमेरिकन सिस्टम को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या मानते हैं कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है वो एक्चुअल में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, यानी कि क्या अमेंडमेंट बिल लेके आके क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट किया गया, ये वर्ड लिखा गया? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी वर्ड लिखा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, तो ये एक इनफॉर्मल तरीका है। दूसरा तरीका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस का, जिसके थ्रू हम कुछ पावर्स को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आपके प्रेसिडेंट की वीटो की पावर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स में वीटो पावर प्रेसिडेंट के लिए नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट कुछ मामलों में वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और किया भी है। इसलिए ही क्या है, पॉकेट वीटो जो होती है वो आपकी क्या है, एक तरीके की कन्वेंशन है।
अगर हम और कन्वेंशंस की बात करें तो जैसे सपोज करो कि आपकी चाहे आपके सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, ये कहीं भी हो सकता है। अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो सपोज करो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो रिजाइन कर देते हैं, या ऐसा होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, उनके पास बहुमत साबित नहीं होता है, तो फिर प्रेसिडेंट के पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि अब क्या करना चाहिए, आपको फर्दर नई इलेक्शन करानी चाहिए या किसी दूसरी बड़ी पार्टी को आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, और अगर करें तो किस पार्टी को करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मान लो आपके नई इलेक्शंस होते हैं और उस टाइम पे दो ऐसी गवर्नमेंट है जो कि दूसरी गवर्नमेंट दो ऐसी पार्टीज हैं जो कि दूसरी पार्टी से बहुमत मिलेगा, ये चीज बोल के प्रेसिडेंट के पास जाती है, तो प्रेसिडेंट सबसे पहले किसे बुलाएगा बहुमत साबित करने के लिए। तो जो इस तरीके के जो भी डिसीजंस होते हैं, ये प्रेसिडेंट की खुद की विवेकाधीन शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट होती है। तो ये सब प्रेसिडेंट जो फॉलो करता है कि पहले सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया जाए जिसके पास सबसे ज्यादा सीट है, तो ये भी क्या है, किस्म की आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस होती हैं, ठीक है। फिर जो एक्चुअल अब हम इस टॉपिक में बात करेंगे वो है आपके फॉर्मल मेथड ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दो तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है, और ये फॉर्मल मेथड क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ब खुद बताता है कि अमेंडमेंट करने की किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए क्या प्रोसेस होगी। जैसे कुछ अगर हम कहें कि कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस में सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चलता है, तो कुछ प्रोविजंस में आपके अमेंडमेंट जाता है आर्टिकल 368 में। तो ये दोनों ही आपके फॉर्मल मेथड है। अगर हम बात करें कि जो आपका सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जब भी कोई बिल एक्ट बनने के लिए आता है तो वो या तो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो मनी बिल ना हो, ठीक है, क्योंकि मनी बिल की शुरुआत लोकसभा में होगी। तो हम सिंपल ऑर्डिनेंस से लेके चलते हैं, तो जब सिंपल हम बिल से लेके चलते हैं, तो जब सिंपल बिल आता है तो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में जा सकता है, और दोनों ही सदनों में उसको सिंपल मेजोरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग की सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करने की जरूरत होती है। फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, प्रेसिडेंट उसको अपनी एसेंट दे देता है। प्रेसिडेंट चाहे तो एसेंट दे सकता है, नहीं चाहे तो उसे अपने पास रख सकता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रेसिडेंट की पावर पढ़ेंगे। पर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि प्रेसिडेंट उसको एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, क्योंकि आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट की ये पावर तो ले ही ली गई थी, बोला था कि ही shall give his assent to the bill, उसको देनी पड़ेगी। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बीजेपी सरकार ने कहे या जनता पार्टी ने, उस टाइम पे हम कहें तो जनता पार्टी ने क्या किया था, प्रेसिडेंट को ये बोला था कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उस बिल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वापस भेज सकता है एक बार, लेकिन अगर वो बिल दोबारा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी होती है। और दूसरा क्या है कि सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम पे आप ज्वाइंट सिटिंग बिठा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की आर्टिकल नंबर 368 की, ठीक है। तो देखो 368 में अगर हम बात करें तो 368 कहता है कि दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। सबसे पहले अमेंडमेंट हो सकता है जिसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, और दूसरे तरीका है जिसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इन बोथ द हाउसेस, प्लस एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट की आपको रेटिफिकेशन भी चाहिए होती है। तो कौन से मैटर्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्पेशल मेजोरिटी कहूँ दोनों हाउसेस में, तो सबसे पहले मतलब आता है कि स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, और ये किन प्रोविजन पे लागू होती है इस तरीके की अमेंडमेंट वाला प्रोसीजर। तो देखो जो भी ऐसे प्रोविजन होंगे जो कि आपके फेडरल कैरेक्टर को अफेक्ट करेंगे, यानी राज्य को प्रभावित करेंगे, जैसे आपका जीएसटी बिल, तो उस तरीके के सारे प्रोसीजर को छोड़कर आपके कौन सा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस। और ऐसे प्रोविजंस जो कि आपके फेडरल कैरेक्टर पे इफेक्ट डालते हैं, स्टेट की पावर पे इफेक्ट डालते हैं, तो उसके लिए हमें स्टेट की रेटिफिकेशन की भी जरूरत होती है। ओके, अब स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है इसमें आपको दो तरीके से पास करना पड़ेगा और दोनों ही हाउस में पास करना पड़ेगा। पहला है जितने भी प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3, और दूसरा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उनकी आपको मेजोरिटी चाहिए, यानी 50% +1। इसका क्या मतलब है,
देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है प्रेजेंट प्लस वोटिंग। इसका मतलब ये है कि वो सारे लोग जो उस टाइम पे उपस्थित है, यानी कि सपोज करो कि आपकी राज्यसभा में अगर 250 सीट्स हैं तो उस टाइम पे प्रेजेंट कितने हैं, 230 प्रेजेंट है, मान लिया 230 प्रेजेंट है। तो जो 230 प्रेजेंट है, अगर 230 के 230 पीपल आपकी वोट भी डाल रहे हैं तो उसको माना जाएगा प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन अगर मान लो 230 में से 20 मेंबर्स ऐसे हैं जो वोट ही नहीं डाल रहे, तो उसमें आपके 210 मेंबर वोट डाल रहे हैं, तो फिर प्रेजेंट एंड वोटिंग किसको माना जाएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग आपकी 210 मेंबर को माना जाएगा और उसका 2/3 निकलेगा यानी 140। अब आपको उससे ज्यादा मेजोरिटी यानी आपको 140 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप प्रेजेंट प्लस वोटिंग, यानी प्रेजेंट प्लस वोटिंग में सिर्फ वो मेंबर काउंट होंगे जो कि उस टाइम पे प्रेजेंट भी होंगे प्लस वोट भी दे रहे होंगे। अगर वो प्रेजेंट है वोट नहीं दे रहे हो दैट मीन्स वो काउंट नहीं होंगे। सेकंड है आपका टोटल जितनी भी सीट्स है। अब इसमें क्या है, टोटल सीट कंसीडर की जाती है, इमीडिएट सीट नहीं। जैसे राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में जो आपकी टोटल सीट है 250 की उसको मेजोरिटी चाहिए है, ना कि जो 245 आपकी सीट भरी हुई है उनकी नहीं। ऐसे ही आपकी लोकसभा में 552 की उसको मेजोरिटी पूरी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये हो गया इमीडिएट नहीं टोटल। तो ये दोनों बातें इसमें ध्यान रखने वाली बात है। अब दूसरा जिसमें हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए, उसमें क्या है, उसमें हाफ ऑफ द स्टेट नहीं लिखा, ना ही ये लिखा आधे राज्यों से ज्यादा, उसमें लिखा है एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको आधे राज्य भी आपके बिल को रेटिफाई कर देते हैं तो वो बिल फिर प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि अगर मान लो हम कहें कि सपोज करो कि जैसे 28 राज्य हैं तो क्या होगा, अगर 14 राज्यों ने भी अपनी सहमति दे दी तब भी वो बिल माना जाएगा, 15 राज्यों ने दे दी तब भी माना जाएगा, और 28 के 28 ने दे दी तब भी माना जाएगा, 13 ने दे दी तो माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें सिंपल मेजोरिटी की, सॉरी सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, यानी सिंपल मेजोरिटी से जो अमेंडमेंट होता है, अगर उसकी कुछ एग्जांपल्स की बात देख ले तो जैसे कल हमने पढ़ा था कि पार्ट 1 यानी आर्टिकल नंबर 2, 3 और 4 में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होंगे वो आपके सिंपल मेजोरिटी से करे माने जाते हैं, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना जाता है। क्योंकि आर्टिकल 4 खुद भी कहता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो भी अमेंडमेंट होगा वो 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे राज्यों में अगर विधान परिषदें बनानी है यानी आर्टिकल नंबर 169, तो ये सारे ये भी क्या होंगे आपके सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हो जाएंगे। अब जैसे संसदीय विशेषाधिकार यानी आर्टिकल नंबर 105 जो आता है वो भी सिंपल मेजोरिटी से आता है। और इसी तरीके से अगर हम और बात कर ले तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टार्टिंग में प्रोविजन किया गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज 15 साल के लिए चलेगी और उसके बाद उसमें फर्दर आपके अमेंडमेंट होते आ रहे हैं, वो भी सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से होते आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी पार्लियामेंट की जो पावर है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर पार्लियामेंट बढ़ा सकती है और उसको रिट जारी करने की शक्ति दूसरे उसमें भी दे सकती है और दूसरे एरिया में उसकी पावर बढ़ा सकती है, टेरिटरी उसकी बढ़ा सकती है। ये सारे प्रोविजन सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से माने जाएंगे। अगर हम स्पेशल मेजोरिटी और एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट का देख लेते हैं तो जो प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है उसमें आपको हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट की जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें ना सिर्फ आपके एमपीज होते हैं बल्कि आपके एमएलए भी शामिल होते हैं। अगर हम बात करें कोई ऐसा प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की पावर कम हो रही है, हाई कोर्ट की पावर कम हो रही है, तो ऐसे जो आप अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हो ऐसे बिल के लिए भी आपको हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए है, ठीक है। अगर आपको शेड्यूल 4 में चेंज करना है तब भी चाहिए है, और अगर आपको खुद में आर्टिकल 368 में चेंज करना है तब भी चाहिए है। ये जस्ट एग्जांपल है, पूरी लिस्ट नहीं है, ठीक है। और बाकी जितने भी प्रोविजन बचे वो आपकी स्पेशल मेजोरिटी से हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको आर्टिकल 368 के अंतर्गत जाना पड़ा और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा तो उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहली बात कि बिल आएगा, बिल किसी भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आ सकता है। दूसरी बात, प्रेजेंट की एसेंट की पहले स्टार्टिंग में जरूरत नहीं होती। जैसे अगर हम पढ़ें आर्टिकल नंबर 3 में हमने पढ़ा कि आर्टिकल नंबर 3 में जब आपको अमेंडमेंट कर रहे हैं तो जो बिल आएगा वो विद एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐसा नहीं है, यानी प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना भी आप उस बिल को किसी भी हाउस में पेश कर सकते हो। दूसरा, दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3 और साथ ही साथ जितनी भी टोटल मेंबर हैं उनकी आधे से ज्यादा आपको चाहिए। और एक जगह आपको चाहिए है क्या, जिसमें आपको हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए अगर वो आपके फेडरल कैरेक्टर को चेंज कर रहा है तो, ठीक है। और क्या है इसमें दूसरा, अगर हम कहें कि हाफ ऑफ द स्टेट में सबसे बड़ी बात यह है कि हाफ ऑफ द स्टेट में सिर्फ स्टेट इंक्लूड है, यूटीज इंक्लूड नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है।
और अगर हम कहें कि अगर ऐसा हो जाता है कि लोकसभा में क्योंकि सरकार के पास ज्यादा बहुमत होता है और राज्यसभा में कम होता है नॉर्मल टाइम्स में, आज की बात ना करें तो अगर लोकसभा में बिल पास हो गया और राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो क्या जो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब होता है सिंपल तरीके से तो उसमें जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है अंडर आर्टिकल 108, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन भी नहीं है। और जब स्पेशल मेजोरिटी से दोनों ही सदनों से बिल पास हो जाता है तो जाता है राष्ट्रपति के पास, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होती है। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से 368 के 2 में ये स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रपति की सहमति का मतलब यहाँ पे है कि राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी। वहीं सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हो तो उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट एक बार वो बिल वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भेज सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये सारी चीजें देख ली हैं। अब कुछ और प्रोविजन जो इससे रिलेटेड रह गए हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, अब देख लेते हैं लिमिटेशन ऑन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है वो सरकार की कितनी लिमिटेड है और जुडिशरी ने टाइम टू टाइम क्या डिसीजंस आपको दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1967 तक अगर हम देखें तो जुडिशरी का क्या व्यू थे और पार्लियामेंट के क्या व्यू थे। तो अगर जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी ने नॉर्मली आपका नॉर्मल व्यू रखा था, वो ज्यादा अगेंस्ट नहीं गई गवर्नमेंट के, जिसके हमें एग्जाम्पल्स नजर आते हैं कुछ पर्टिकुलर केस में। जैसे कि शंकरी प्रसाद के केस में जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया वहां पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस 1951 में ये बोला कि आपका आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 अलग है, यानी कि अगर आर्टिकल 368 के अंतर्गत आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करते हो तो आपको उसको इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि वो पर्टिकुलर जो बिल है या पर्टिकुलर जो एक्ट है या आर्टिकल 368 है वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत दी गई लॉ की विधियों में शामिल है। ठीक है, इसको ज्यादा क्लियर करेंगे जब चैप्टर आएगा आपका फंडामेंटल राइट का, क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट डीपीएसपी की जो डिबेट है उसमें मजा आता है। फिर अगर हम देखें दूसरा केस है, जैसे आपका एक केस है आपका सज्जन सिंह का केस 1965 में, जो कि आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि पार्लियामेंट की पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। एक ऐसा ही केस है 1951 का चंपक राजन दोराई राजन का केस है। इसमें क्या था कि आपको जो आपकी पार्लियामेंट थी वो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना चाहती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा कि अगर आप उनको रिजर्वेशन देते हो एजुकेशन सेक्टर में तो ये क्या है, राइट टू इक्वालिटी जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट जाता है, इसलिए ही पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो क्या है, एक्ट खारिज कर दिया। अब इसके टाइम पीरियड में पार्लियामेंट के क्या व्यूज थे, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, आपने खारिज कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। पार्लियामेंट ने क्या किया कि जुडिशरी जो भी डिसीजन दे रही थी अगर वो सरकार के अगेंस्ट जा रहा था तो दोबारा से अमेंडमेंट कर रही थी। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल है, जैसे चंपकम केस में उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1951 में और आर्टिकल नंबर 15(4), आर्टिकल नंबर 15 जो बेसिकली आपके एजुकेशन से रिलेट करता है और आर्टिकल 16 जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करता है, तो इन दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो 15(4) ऐड कर दिया गया बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और उसमें ही रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों के व्यूज रहे। अगर हम बात करें 1967 की, तो 1967 से स्थिति में चेंज आना शुरू हुआ, बदलाव हुए, कंडीशंस चेंज हो गई। कैसे कि जब पार्लियामेंट ने 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और लोगों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स छीनने की कोशिश की, तब आपके जो गोलकनाथ केस हुआ 1967 में, गोलकनाथ केस ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, दे आर सेक्रेंट इन नेचर, तो पार्लियामेंट उनको अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत अगर कोई अमेंडमेंट करते हैं, क्योंकि आपका आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ के अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे, तो उसमें आपके जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो भी आ जाते हैं, जितने भी एक्ट्स आते हैं वो भी आ जाते हैं, जितनी रूल्स रेगुलेशन सब आती हैं, तो इसके अंदर आर्टिकल 368 भी आता है। और अगर 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट कोई ऐसा अमेंडमेंट करती है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनता है, तो वो अमेंडमेंट उस हद तक क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसलिए
गोलकनाथ केस ने बोला कि आर्टिकल 13 के अंदर ही आता है आर्टिकल 368, यानी आर्टिकल 368 का यूज करके आप फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते इस बेसिस पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि आर्टिकल 368 13 के अंदर आता है। तो पार्लियामेंट का इस टाइम पे क्या था, पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है तुमने छीन लिया कोई बात नहीं, हम नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर देंगे। तो उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया 1971, और उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंज की। जैसे उन्होंने आर्टिकल 13(2) में ही लिख दिया कि 13 और 368 का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि अगर 368 के अंतर्गत कोई भी एक्ट आता है, कोई विधि आती है, तो वो 13 के अंतर्गत दिए गए विधि शब्द में नहीं आएगी। 368 में 368 के क्लोज 1 में भी उन्होंने अमेंडमेंट करके लिख दिया कि पार्लियामेंट की जो पावर है, पार्लियामेंट चाहे तो वेरिएशन कर सकती है इस आर्टिकल में, मतलब उसके उपबंध को परिवर्तित कर सकती है, चाहे तो रिपील कर सकती है, चाहे तो अमेंड कर सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट को कोई नहीं रोक सकता। 368(3) में कर दिया कि वही जो सेम यहाँ पे 13(2) में लिखा था कि 13 और 368 का कोई रिलेशन नहीं है, वही 368(3) में भी लिख दिया कि 368 और 13 का कोई रिलेशन नहीं है। साथ ही 368(2) में भी उन्होंने चेंज किया और लिखा, जहाँ पे पहले लिखा था कि प्रेसिडेंट अपनी अनुमति देगा, वहां पे लिख दिया कि प्रेसिडेंट शैल गिव हिज एसेंट, प्रेसिडेंट को अपनी अनुमति देनी ही पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, यानी जो पहले प्रेसिडेंट की पावर थी वो भी छीन ली। उसके बाद साथ ही साथ क्या किया, जो भी आपका इस एक्ट का टाइटल था वो भी चेंज कर दिया। अब क्या है, ये क्यों जरूरी है यहाँ पे करना, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी आज के टाइम पे पूछ रहा है, तो बेयर एक्ट से पूछ रहा है, तो बेयर एक्ट में आपके पर्टिकुलर आर्टिकल की क्या लैंग्वेज है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, पहले आर्टिकल का टाइटल था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आज के टाइम पे है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर फोर, ठीक है। अगर उसके बाद देखिए कि जो कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 जब लेके आए और ये पावर्स छीन ली गई, तो इसको चैलेंज किया केशवानंदा भारती केस 1973 में, मुझे लगता है सब इससे अवेयर होंगे। तो 1973 में जब केस हुआ, तो केशवानंदा भारती केस ने कहा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल जो है वो आपका कहीं ना कहीं क्या है, वैलिड है। वैलिड है क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट की पावर है, यानी फंडामेंटल राइट्स में पार्लियामेंट क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। क्योंकि गोलकनाथ ने बोला था फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती, तो पार्लियामेंट ने बोला नहीं, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, ये माना आपका केशवानंदा भारती केस में। लेकिन उसने साथ ही साथ ये भी माना कि वो सारे के सारे प्रोविजंस जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाले गए हैं, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करते हैं, वो सारे प्रोविजन को नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है, ठीक है। यानी पार्लियामेंट की पावर है, पार्लियामेंट को 368 को भी अमेंड करने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करने का अधिकार है, जैसा उसे बाकी आर्टिकल्स को अमेंड करने का अधिकार है। क्यों है, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि आप किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हो, तो फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यानी उन्होंने गोलकनाथ केस की जो जजमेंट थी उसको बदल दिया, लेकिन ये चीज मानी कि पार्लियामेंट की जो ये पावर है वो एक्सट्रीम नहीं है, पार्लियामेंट को ये सब कुछ करना है, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रहते हुए, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने फिर केशवानंदा भारती केस के बाद जब पता चला कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उसने फिर से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ले आए, और साथ ही साथ 368 के 4 और 368 के 5 में उन्होंने नया आर्टिकल जोड़ दिए, यानी नए सब क्लोजेस जोड़ दिए। 368 के 4 में उन्होंने क्या कहा कि पार्लियामेंट जो भी अमेंडमेंट या जो भी काम करती है इससे रिलेटेड, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। और दूसरा उन्होंने क्या कर दिया 368(5) में कि पार्लियामेंट की जो पावर है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है, ठीक है। फिर आया आपका मिनर्वा मिल्स केस 1980 से, आपका मिनर्वा मिल्स केस आया। अब ये सारे केसेस ना हम फंडामेंटल राइट में बहुत डिटेल में करने वाले हैं, क्या हुआ था 24 से, कौन से प्रोविजन थे, कौन से ऐसे डीपीएसपी थे, कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट थे जिसको अमेंड किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे उसको करने की जरूरत नहीं है। तो मिनर्वा मिल्स केस ने क्या बोला कि देखो जुडिशियल रिव्यू तो होगा, ठीक है, ये तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जुडिशियल रिव्यू तो होगा। और साथ ही साथ क्या है कि आप बोल रहे हो अनलिमिटेड पावर है, बिकॉज यू आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, जिससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, लिमिटेड।
लिमिटेड गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट की जो पावर है वो अनलिमिटेड कैसे हो सकती है? तो पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी क्या है, आपकी लिमिटेड है। और अब क्या हो गया था, अब दो चीजें डिसाइड हो गई केशवानंदा भारती केस से और मिनर्वा मिल्स से। पहला क्या, केशवानंदा भारती केस से ये चीज डिसाइड हो गई कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है दूसरे के उससे, ठीक है। और केशवानंदा भारती केस ने ये भी माना कि आर्टिकल 368 पार्ट नहीं है आपके आर्टिकल 13 का, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपकी मिनर्वा मिल से क्या साबित हो गया था, मिनर्वा मिल से ये साबित हो गया था कि जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है और पार्लियामेंट की पावर भी लिमिटेड है। और साथ ही साथ मिनर्वा मिल्स ने ये भी कहा था कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है दोनों में हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी भी दिया था, बट वो हम वहां देखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन फिर भी रह गया था, वो ये था कि जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से 9 शेड्यूल जोड़ा गया लैंड रिफॉर्म करने के लिए, तो उसमें साथ ही लिखा गया, ये प्रोविजन किया गया आर्टिकल 31 के अंतर्गत कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड यानी जो भी एक्ट आएंगे, जो भी 9 शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकेगा। तो कोहिलो केस 2007 जिसपे कि जो वामन राव केस है 1981, जिसमें कि ये बोला गया, इस क्वेश्चन पर डिबेट हुई कि अब अगर मान लो इसके बाद गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि कोई भी एक्ट बना के वो डाल दे फर्स्ट शेड्यूल में, जैसा और ऐसा गवर्नमेंट ने करना शुरू भी कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वामन राव के केस में कि 24 अप्रैल 1973 यानी जो कि केशवानंदा भारती केस के फैसले का दिन माना जाता है, उसके बाद से अगर ऐसे कोई भी एक्ट आते हैं तो वो इस आधार पर ऐसा नहीं होगा कि उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट है, यानी अब फर्स्ट शेड्यूल का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और यही उन्होंने कोहिलो केस 2007 में कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, यानी फर्स्ट शेड्यूल में जो भी चेंजेस हों, 9th शेड्यूल में जो भी चेंज होंगे, जो भी एक्ट लाए जाएंगे, जुडिशरी क्या करेगी, उनका रिव्यू कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या इसका ये मतलब हुआ कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है? तो बिल्कुल है, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। 368 को अमेंड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आर्टिकल 368(3) जो कि कहता है 13 और 368 का कोई रिलेशन नहीं है, ये भी वैलिड है, यानी कि 368 को इस आधार पर शून्य नहीं घोषित किया जा सकता कि वो 13 के अंतर्गत दी गई विधि शब्द का एक पार्ट है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू निकल के आया, डॉक्ट्रिन ऑफ पावर ऑफ द पार्लियामेंट, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया। साथ ही साथ आपका और क्या निकल के आता है, मिनर्वा मिल से हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये भी निकल के आपका आता है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अमेंडेड, ये कोहिलो केस जो कि यूपीएससी ने मेंस में भी दिया था, ठीक है। तो इस केस को मेंस के हिसाब से भी हम देख लेंगे। तो आई थिंक अमेंडमेंट का हो गया। अब कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, वो सारे के सारे अमेंडमेंट अभी इस वीडियो में कवर करना मुश्किल होगा, उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।